नमस्कार बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल, उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। आपने अपनी एनईपी की बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट की एक एग्ज़ाम आप दे चुके हो। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। अब वो पेपर है, ठीक है, आपने दे लिया। अब आपको तैयारी करनी है अगले पेपर की। और आपका जो अगला पेपर है वो है ईएफएम का, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो आज बिजनेस इकोनॉमिक्स से जितने भी जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम वो सारे लेके आए हैं। तो ये जो आज की क्लास है, हाँ, थोड़ी सी बड़ी जरूर होगी, लेकिन ये क्लास आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। जो आपकी एग्जाम है, अब अगली एग्जाम है, आप उसकी तैयारी में बड़े ही जी जान से लगे हुए हो। और उसी तैयारी को और आसान बनाने के लिए करियर सारथी कोचिंग सीखकर आपके लिए लेके आया है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो अब ये इसका एक बेनिफिट आपको ये हो गया बच्चों कि जो हमारा चैनल है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक्स आपके लिए अपलोड कर रखे हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, तो इस क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इस क्लास के बाद मैं यही चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें जो कुछ टॉपिक्स है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन सबको आप देख लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इकोनॉमिक्स आर या पार का सब्जेक्ट होता है। या तो ये आपको आर करती है या फिर आपको पार लगा देती है। दैट मीन्स या तो बहुत अच्छे मार्क्स ये दिलाती है या फिर इसमें मार्क्स हमेशा ही पुअर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी है। आज हम सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, वहां पर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि बड़े क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ से पूछे जा सकते हैं। खूब सारे क्वेश्चंस अपलोड है, क्लासेस अपलोड है ऑलरेडी। डिमांड की, इंडिफरेंस कर्व की, कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिफरेंस कर्व, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। तो बहुत सारी जो क्लासेज है, छोटी छोटी क्लासेज है, आप जरूर वहां जाइए और देखिए। और हाँ, आप में कई बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देखते भी है, कमेंट भी करते हैं और बहुत अच्छा उनको हेल्प भी मिलती है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि बेटा सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, क्योंकि आपका ये जो सब्सक्रिप्शन है ये ही हमारे चैनल की क्या है, एक यूं कहे तो एक एडवांटेज है कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेज और लेके आए। और हाँ, अपने साथ वाले दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर उसकी मदद जरूर करेगा। तो बिना समय गवाए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हो? व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है? अब अर्थशास्त्र अगर हमें पता है तो हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र जरूर समझ पाएंगे। यानी अर्थशास्त्र क्या होता है, हमारी जो जो इच्छाएं हैं वो क्या होती है, अनलिमिटेड वांट्स होती है। हमारी जो इच्छा क्या होती है, असीमित होती है। बट इसके लिए जो साधन है वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो अनलिमिटेड वांट को लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कैसे फुलफिल करें, तो हमारे सामने एक समस्या पैदा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और जहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या किया जाता हो बेटा, एनालिसिस किया जाता हो, एनालिसिस किया जाता हो, उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स को किसके साथ अलाइड कर दे, बिजनेस के साथ। इकोनॉमिक्स को किसके साथ अलाइड कर दे, बिजनेस के साथ, ताकि बिजनेस में डिसीजन लेना और प्लानिंग करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी with business practice for the purpose of facilitating decision making and फॉरवर्ड प्लानिंग बाई मैनेजमेंट। यानी व्यवसायिक अर्थशास्त्र को प्रबंध द्वारा निर्णय लेने और आगे की योजना बनाने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आर्थिक सिद्धांत को व्यवसाय में प्रैक्टिकली यूज करना और उनको एकीकृत करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब, इकोनॉमिक्स को किस में यूज करना, बिजनेस में यूज करना ही क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कब से अराइज हुआ, तो याद रखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो तबाह हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी, तो उसको डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज है उनको किस में यूज करना स्टार्ट किया, बिजनेस में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही बिजनेस इकोनॉमिक्स का अराइज हुआ था। बढ़ते हैं आगे। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमी यानी व्यवसायिक अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताएं लिखो। पहली बात, माइक्रो इकोनॉमी की नेचर, ये अपनी नेचर से कैसी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, जो इंडिविजुअल इकाइयों का क्या करती हो, अध्ययन करती हो, यानी कि व्यक्तिगत समूह को अध्ययन करती हो, उसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी इंडिविजुअल यूनिट की क्या करती है, स्टडी करती है। बोथ साइंस एंड आर्ट्स, यह है विज्ञान एवं कला दोनों है, विज्ञान एवं कला दोनों। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, समझाओ।
कि किस तरीके से ये दोनों चीज है। तो आप ये कहोगे कि साइंस में जैसे रीजन का इसका जो रिलेशन होता है, कोज एंड रीजन का जो रिलेशन होता है, कारण और परिणाम का जो रिलेशन होता है, वो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज में भी है। जैसे डिमांड का लॉ, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये इसके साइंस के पहलू को बताता है। और किसी काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करना क्या होता है, आर्ट होता है। तो ये उन थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करने के लिए भी बात करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट दोनों है। फिर है मोर रिफाइंड सब्जेक्ट, अधिक परिष्कृत सब्जेक्ट है, यानी कि क्योंकि बिजनेस की रियल प्रॉब्लम पे ये क्या है, बेस्ड होता है, रियल प्रॉब्लम्स पे ये बेस्ड होना होता है। दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट या मोर रिफाइंड सब्जेक्ट। तो हम तीन तरीके की यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी। यहाँ से आप सेक्शन सी के लिए बड़ा क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। तो डिटेल में इसकी विशेषताओं को बताओ। इस तरीके से आपका बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स नहीं होगा, डिफाइन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी हमने कहा कि हमारी इच्छाएं क्या है, अनलिमिटेड, और उनको पूरा करने के जो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। तो अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्स से कैसे पूरा किया जाए, उसी के लिए, उसी से हमारी क्या पैदा होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इसको समझते हैं। ह्यूमन्स नीड्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज टू फुलफिल देम आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड हैव अल्टरनेटिव यूज ऑल्सो। The problem that arise due to this scarcity of resources is called economic problem। क्योंकि साधन सारे के सारे क्या है बेटा, लिमिटेड है। तो साधन लिमिटेड है, तो इस लिमिटेड की वजह से यानी स्केर्सिटी की वजह से जो प्रॉब्लम पैदा होती है, उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। और जहां पे इस आर्थिक समस्या का समाधान की बातें होती है या एनालिसिस होता है, उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। होप आपको समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी आर्थिक समस्या के क्या कारण है। तो हमने कहा क्योंकि हमारी इच्छाएं क्या है, असीमित, और उनको पूरा करने के साधन क्या है, सीमित, और सारे साधन क्या है, अल्टरनेटिव यूजेज वाले, यानी संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। दैट्स व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए अराइज होती है। बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन क्या है, केंद्रीय समस्याएं। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगाओ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है छोटे तौर पे कि किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या क्या है। तो आपने पढ़ा होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या उत्पादन करे, हाउ टू प्रोड्यूस यानी उत्पादन कैसे करे, फॉर वूम टू प्रोड्यूस किसके लिए उत्पादन करे, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट टू ऑफ प्रोड्यूस्ड आइटम्स, तो जो उत्पादन आपने कर लिया उसका वितरण कैसे करें। तो ये सारी वो बातें हैं जो किसी अर्थव्यवस्था की क्या है, केंद्रीय समस्याएं हैं, यानी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हो। व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से पूछा जा सकता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी पूछा जा सकता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि जो इंडिविजुअल यूनिट की क्या करती हो, स्टडी करती हो, यानी जो फर्म की स्टडी करती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज the behavior of individual economic units such as customers, firms and industries. It studies on how these entities make decision regarding the allocation of limited resources to satisfy their needs। यानी कहने की बात है कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती है, यानी इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांच है, दो ब्रांच है। एक तो होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो। माइक्रो क्या करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है, जैसे फर्म हो गई, कंज्यूमर हो गए, इंडस्ट्री हो गई। और मैक्रो क्या करती है, पूरी अर्थव्यवस्था की यानी एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करती है। तो मैक्रो एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करती है और माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यही है, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज ओवरऑल इकोनॉमी रादर देन इंडिविजुअल यूनिट, यानी व्यक्तिगत इकाइयों की जगह ये ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी करती है। इसमें इकोनॉमिक फैक्टर एज नेशनल इनकम हो गया, टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, वो सारी चीजें ली जाती है। यानी कि ये कह सकते हैं पूरी इकोनॉमी के लेवल पे बातें करती है, वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस पॉलिसी, यानी व्यावसायिक नीति से आप क्या समझते हो, व्यावसायिक नीति से आप क्या समझते हो।
अब व्यावसायिक नीति, नीति का मतलब क्या होता है, वो सारे निर्णय जो हमारे डेली रूटीन के काम को गाइड करते हैं, दैट इज पॉलिसी। तो बिजनेस पॉलिसी रेफर्स टू द सेट ऑफ गाइडलाइंस, रूल्स एंड स्ट्रेटेजीज दैट डायरेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन एंड एक्शंस टू अचीव इट्स गोल एफिशिएंटली। यानी व्यावसायिक नीतियों से तात्पर्य वे दिशा निर्देश है, नियम है, रणनीतियां है जो किसी संगठन के निर्णयों और कार्यों को उसके लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए क्या करता है, निर्देशित करता है। यानी एक फ्रेमवर्क बनाता है जिसमें हम डिसीजन ले सकते हैं और बिजनेस को चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने के लिए, यानी कहने का मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाए रखने के लिए काम आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बिजनेस पॉलिसी। डिफाइन यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होती है, यानी हमने कहा आपको क्या लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, प्यास लगने से आपने क्या पिया, पानी पिया। तो पानी में क्या है, वो पावर है, पानी में क्या है, वो पावर है जो आपकी यूटिलिटी को क्या है, आपकी प्यास को यानी आपकी वांट को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पावर का नाम क्या है दोस्तों, यूटिलिटी। इस पावर का नाम क्या है, यूटिलिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं उपयोगिता। तो किसी कमोडिटी का वो गुण जो हमारी वांट को क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है, उस गुण का नाम क्या है बेटा, यूटिलिटी है। ध्यान रखना, यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फेक्शन और प्लेजर दैट ए कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग ए गुड और सर्विस, यानी इट रिप्रेजेंट्स द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। यानी किसी वस्तु की इच्छा संतुष्टि शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि किसी वस्तु की वो गुण जो हमारी जरूरत को पूरा करती है उसे उपयोगिता कहा जाता है। अगर आप इन चीज़ों को और भी अच्छे से समझना चाहते हो तो मैंने कहा है प्लेलिस्ट में जाओ और आप इन छोटी छोटी क्लासेस को देख लो। अभी आपके पास टाइम है और एग्जाम अभी आपके 2 या 3 दिन बाद होने हैं, तो मैं यही कहूँगा आपको कि बहुत अच्छे से आपको इसको स्टडी करके जाना है। इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स देने वाला पेपर बनेगा। होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हाँ आपको ये समझ में आ रहा है और हम इसमें किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि और ये जनरलाइज हो सके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हो। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, यानी मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने एक रोटी खाई तो उससे आपको 12 यूटिलिटी मिली, 2 रोटी खाई उससे आपको 10 मिली, तीसरी रोटी खाई तो उससे आपको मिली 5। तो एडिशनल यूनिट यानी कि पहली से जब दूसरी यूनिट पे आप पहुंचे तो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज हुआ, टोटल यानी पहले 10-12 थी, फिर दोनों को मिला के कितनी हो गई, 22 हो गई। तो टोटल में कितना चेंज हुआ, टोटल में जो चेंज हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल। टोटल यूटिलिटी में एडिशनल यूनिट के कंजप्शन से जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। यानी मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट ए कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए गुड्स और सर्विस। यानी कि किसी वस्तु या सेवा की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। बढ़ते हैं आगे। What do you understand by indifference curve, यानी उदासीनता वक्र से आप क्या समझते हो। इसको उदासीनता वक्र भी बोलते हैं, इसको तटस्थता वक्र भी बोलते हैं। क्या होता है कि एक कंज्यूमर के पास 2 वस्तु है, इधर वस्तु y हो गई और इधर वस्तु x हो गई। वह x और y के क्या बनाता है, कॉम्बिनेशन बनाता है और अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाता है जो उसको समान यानी इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन शो करते हैं। तो एक ऐसा कर्व जो 2 कमोडिटी के x और y कमोडिटी के वो सारे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता हो जो एक कंज्यूमर को इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन देता हो, इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाता हो, उसको कौन सा कर्व बोलते हैं दोस्तों, इंडिफरेंस कर्व बोलता है। यानी इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स दैट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू ए कंज्यूमर मेकिंग देम डिफरेंट टू चूजिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑन द कर्व। तो क्योंकि सारे ही जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो एक कंज्यूमर को इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन देता है, तो कंज्यूमर इनमें क्या रहता है, इनडिफरेंट रहता है कि उसे कौन सा चूज करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए सारे क्या है, इक्वल होते हैं। दैट्स वाई इसे क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस मैप। अब यहाँ पे देखो एक हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है और इसमें कई सारे इंडिफरेंस कर्व दिए हुए हैं, कई सारे क्या दिए हुए हैं,
इंडिफरेंस कर्व दिए हुए हैं। तो ये इंडिफरेंस कर्व जो राइट साइड में है, जो इंडिफरेंस कर्व जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड वाले से क्या देता है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करता है, क्योंकि जो राइट साइड वाला है उसमें क्वांटिटी भी क्या है, ज्यादा। जैसे हम इसको मान लो, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम, इस पे यहाँ y भी 2 है और x कितना है 1। अब मैं इस पॉइंट की बात करूं या फिर इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे x भी कितना है 2 और y कितना है 3। तो E पॉइंट से जो B पॉइंट है, B पॉइंट में दोनों ही कमोडिटी की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा ज्यादा है, इसलिए राइट साइड वाला जो इंडिफरेंस कर्व है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन शो करता है और लेफ्ट साइड वाला कम सेटिस्फेक्शन शो करता है। तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है, द ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज नोन एज इंडिफरेंस मैप, यानी उदासीनता मानचित्र कहलाता है। एन इंडिफरेंस कर्व इज दैट लाइन विच रिप्रेजेंट्स ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज कंज्यूमर। मैंने इसको ऐसा कैसे रख लिया, शायद इसको वो नहीं किया, यानी ये क्या होता है, इसका जो डेफिनेशन है दोस्तों ध्यान रखिए, ये तो पीछे वाली स्लाइड ही रिपीट हो गई, इसको मैं बता देता हूँ। यानी ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, यानी उदासीनता वक्रों का समूह है, क्या बोला जाता है, उदासीनता मानचित्र बोला जाता है, जिसमें राइट साइड वाला जो कर्व है वो हायर सेटिस्फेक्शन को शो करता है और लेफ्ट साइड वाला कर्व लोअर सेटिस्फेक्शन को शो करता है। ये होता है इंडिफरेंस मैप। बढ़ते हैं आगे। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्वों की यानी वक्रों की कोई 2 विशेषताएं बताएं। मैं यहाँ पे खूब सारी विशेषता लिख दी है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये नीचे की ओर झुका हुआ होता है, बिल्कुल ये नीचे की ओर झुका हुआ होता है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है, यानी इसकी जो एमआरएस है वह डिक्रीज होती है, इसलिए इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है। दोस्तों ये कॉन्वेक्स बोला जाता है, इस शेप को कॉनकेव बोला जाता है और इसको बोलता है स्ट्रेट लाइन। तो ये इसकी शेप इस तरीके की होती है, यानी कॉन्वेक्स होती है, कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स होता है। हायर कर्व रिप्रेजेंट हायर यूटिलिटी, यानी ऊंचा वक्र ऊंची उपयोगिता यानी ज्यादा उपयोगिता को दर्शाता है। डू नॉट इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को नहीं काटते हैं। रिप्रेजेंट रेशनल कंज्यूमर प्रेफरेंस, तर्क संगत उपभोक्ता वरीयता को दर्शाने की उपभोक्ता की विवेकशीलता को बताता है, विवेकशीलता को बताता है। क्या इंडिफरेंस कर्व। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं, जरूर ध्यान रखिए, बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। व्हाट डू यू मीन बाई एमआरएस। एमआरएस का पूरा नाम ही ध्यान रखना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी कि x वस्तु और y वस्तु है, आपके पास x 1 है और y कितना है 12। आपको मैंने कहा x 1 और बढ़ा दूं आपके पास, और बढ़ाकर कितना कर दूं 2, तो आप x कितना कम कर दोगे, तो आपने कहा मैं x 4 कम कर दूंगा और कितना रख लूंगा 8। तो एक अक्ष के लिए आपने कितना y छोड़ दिया, 4y छोड़ दिया। तो किसी एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से आप क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, और जिस रेट पे ये सब्स्टिट्यूशन होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। तो एमआरएस क्या होती है, एमआरएस रेफर्स टू द रेट एट विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर व्हाइल मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी उसने एक अक्ष बढ़ाने से 4y क्यों डिक्रीज किया, ताकि उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या बना रहे, इक्वल बना रहे। तो इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल को बनाए रखने के लिए जिस रेट पे वह एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से रिप्लेस करता है उस रेट को बोला जाता है बच्चों एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। यानी यहाँ पे देखो इसने x 1 बढ़ाया तो y कितना कम कर दिया, y 4 कम कर दिया, y कितना कम कर दिया 4। फिर उसने x 1 बढ़ाया, y 2 कम कर दिया, फिर 1 के लिए 1 कम कर दिया। तो ये पहले ये घटती है तो इसकी शेप कैसी हो जाती है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। बढ़ते हैं आगे। बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन वो होती है जिसे कंज्यूमर अपनी दी हुई इनकम में किसी 2 कमोडिटी के यानी x और y कमोडिटी के वो सारे कॉम्बिनेशंस को बाई कर सकता है जो उसके बजट में खरीदे जा सकते हो, उसके बजट में खरीदे जा सके। यानी बजट लाइन इज दैट लाइन विच शोज ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द 2 कमोडिटीज दैट ए कंज्यूमर कैन बाय या परचेज गिवन हिज मनी इनकम एंड द प्राइस ऑफ 2 कमोडिटी, यानी 2 कमोडिटी की 2 वस्तुओं की वो सारे कॉम्बिनेशन जिसे कंज्यूमर अपनी दी हुई इनकम से क्या कर सकता हो, खरीद सकता हो, उसे बजट रेखा कहते हैं। ध्यान रखें, इसको प्राइस लाइन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, प्राइस लाइन यानी मूल्य रेखा। बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, मांग से आप क्या समझते हो।
डिमांड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट which a consumer is not only desiring to purchase and able to purchase but it is also ready to purchase at given price और एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी मांग किसी वस्तु या उत्पाद की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता न केवल खरीदना चाहता है और खरीदने में काबिल भी है, बल्कि वह किसी निश्चित कीमत पर और किसी निश्चित समय पर खरीदने के लिए तैयार भी है। ध्यान रखिए दोस्तों, डिमांड के कितने तत्व है, तत्व कह लो या एलिमेंट्स कह दो, 5। क्या क्या? डिजायर ऑफ ए कमोडिटी, यानी डिजायर ऑफ ए कमोडिटी पहला। दूसरा हो गया फुल रिसोर्सेज टू फुलफिल देम, यानी कि वस्तु की इच्छा को पूरा करने के लिए साधन। तीसरा है उन साधनों को पे करने की विलिंगनेस। चौथा प्राइस। और पांचवा पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पर्टिकुलर टाइम। तो ये पांचों पॉइंट होते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड। जब ये पांचों पॉइंट एक जगह होते हैं दैट इज डिमांड। क्लास डेफिनेटली बड़ी हो रही है, नो डाउट क्लास थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन ये बड़ी क्लास आपको मार्क्स भी बड़े देके जाएगी। थोड़ा पेशेंस बना के इस क्लास को एंड तक जरूर देखो बच्चों, क्योंकि इस क्लास में जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जब आपके सामने आपका पेपर आएगा तो आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन तो हमने कल ही पढ़े हैं, क्लास में ही पढ़े हैं। तो आपको उस टाइम इस क्लास की वैल्यू का और ज़्यादा पता चलेगा कि हाँ वो जो ये जो क्लास है ये कितनी प्रॉफिटेबल आपके लिए हो रही है। तो इस क्लास को आप एंड तक जरूर बने रहे। फिर है डिफाइन डिमांड शेड्यूल, यानी मांग तालिका क्या है। मांग तालिका क्या है, यानी कंज्यूमर, इसको मांग तालिका बोलते हैं। जैसे आप घर से आए, मम्मी ने कहा ये प्राइस है, और मम्मी ने कहा कि बेटा एक काम करना, आप केले लेते आना, बाजार जा रहे हो क्या लेते आना केले। तो आप पूछोगे कितने लाने हैं, तो मम्मी ने कहा अगर 50 रुपए किलो हो तो 1 किलो ले आना, अगर 40 हो तो 2 किलो ले आना, और अगर 30 हो तो 3 किलो ले आना। तो ये जो अलग अलग प्राइस पे आप जो अलग अलग डिमांड करने के लिए मम्मी ने आपको जो टेबल बना के दी है, अगर इन बातों को आप एक टेबल फॉर्म में ले लेते हो तो ये क्या बन जाती है, डिमांड शेड्यूल। यानी कि डिमांड शेड्यूल इज द टेबल दैट शोज डिफरेंट प्राइस, यानी अलग अलग प्राइस ऑफ ए गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट गुड डिमांडेड एट ईच ऑफ दीज प्राइस। यानी अलग अलग प्राइस पे किसी वस्तु की अलग अलग जो क्वांटिटी आप परचेज करने के लिए बातें करते हो या इसको एक टेबल में शो करते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। और जब इस टेबल का आप क्या कर देते हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हो, यानी जो प्राइस कितनी है 50, तो आप डिमांड कितनी कर रहे हो 1 किलो, 40 है तो कितने कर रहे हो 2 किलो, और 30 है तो कितने कर रहे हो 3 किलो। तो जब इसको आप किस में रिप्रेजेंट कर देते हो, कर्व के तौर पर ग्राफिकली, तो इसको क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व, यानी मांग वक्र। तो मांग वक्र किसे कहते हैं, द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड फोरकास्टिंग, यानी मांग पूर्वानुमान क्या है। मांग पूर्वानुमान किसे कहते हैं, इससे आप क्या समझते हो। डिमांड फोरकास्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, मार्केट ट्रेंड एंड द अदर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। यानी कि पुराने जो क्या होता है मांग प्लान, पिछले आंकड़ों के आधार पर बाजार के रुझान को देखते हुए और अन्य प्रभावशाली कारकों के आधार पर किसी वस्तु या उत्पाद की भविष्य में कितनी मांग होगी इसका अनुमान लगाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मांग पूर्वानुमान, यानी डिमांड फोरकास्टिंग। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, यानी पूर्ति से आप क्या समझते हो। पूर्ति क्या होती है, पूर्ति कौन करता है, पूर्ति करता है सेलर या प्रोड्यूसर। यानी अभी हमने कहा, मम्मी ने तो कह दिया कि 50 रुपए किलो केले हो तो आपको कितने लाने हैं 1 किलो, 40 हो तो 2 किलो, और 30 हो तो 3 किलो। ये आपकी डिमांड है। लेकिन क्या सप्लाई है, 50 रुपए किलो हो तो वह कितने बेचना चाहता है 3 किलो। सप्लाई कौन कर रहा है, सेलर। डिमांड कौन कर रहा है, कंज्यूमर। तो जब 50 रुपए किलो केले हैं तो आप तो 1 किलो खरीदना चाहते हो, लेकिन सेलर कितने बेचना चाहता है 3 किलो। 40 है तो आप 2 किलो खरीदना चाहते हो, सेलर कितना बेचना चाहता है 2 किलो। और 30 पर आप 3 किलो खरीदना चाहते हो, लेकिन सेलर कितना बेचना चाहता है 1 किलो। तो जब सेलर अलग अलग प्राइस में जितनी सप्लाई करने के लिए तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई। उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई। यानी सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। यानी पूर्ति से तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा की उस मात्रा से जिसे उत्पादक एक विशिष्ट अवधि में अलग अलग कीमतों पर बेचने के लिए क्या होता है, तैयार होता है या इच्छा रखता है, उसे क्या बोलते हैं, सप्लाई। बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल रेवेन्यू, यानी सीमांत आगम।
से आप क्या समझते हो? सीमांत आगम वही है, एडिशनल यूनिट को आपने सेल किया, यानी आपने 10 यूनिट मार्केट में बेची, 10 यूनिट से आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? 100। आपने 11वीं यूनिट बेची और 11वीं यूनिट बेचने से आपका रेवेन्यू बढ़कर कितना हो गया? 112। तो जो एडिशनल यूनिट आपने बेची थी, एक यूनिट जो 11वीं यूनिट है वो बेची, तो उसके आपके टोटल में कितना चेंज हुआ? 12 का। तो इस 12 को ही हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू रेफर्स टू द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए गुड और सर्विस। एडिशनल यूनिट के बेचने से, अतिरिक्त इकाई को बेचने से अतिरिक्त आगम का जो जनरेशन होता है या पैदा होता है उसे बोलते हैं सीमांत आगम। बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू मीन बाई कास्ट, यानी कॉस्ट, सॉरी, क्या होता है? लागत क्या होती है? जो प्रोडक्शन में जितने भी जो खर्चे होते हैं, किसी वस्तु के प्रोडक्शन में जो खर्चे होते हैं, उन खर्चों को क्या बोलते हैं? लागत बोला जाता है। कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल एंड अदर इनपुट्स। यानी कि हमने प्रोडक्शन किया, हम जो प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में हमारे कई तरीके के एक्सपेंसेज होते हैं। वो हमारे किस शक्ल में होते हैं? मटेरियल लगते हैं, लेबर लगती है, कैपिटल लगती है और कई तरीके के खर्चे होते हैं। इन सारे खर्चों को मिला के हम क्या बोल देते हैं? कॉस्ट बोल देते हैं। बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू मीन बाई एक्सप्लिसिट कॉस्ट? अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? याद नहीं आ रहा। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जब जो बिजनेस का जो खुद मालिक है, उस मालिक ने अपने पर्सनल साधन किस में लगा रखे हो? बिजनेस में लगा रखे हो, तो उनकी कॉस्ट को तो बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। और जो बाहर के लोगों को उसने काम पे लगाया हुआ रहता है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द एक्चुअल मॉनेटरी एक्सपेंसेस इनकर्ड ए फर्म फॉर परचेजिंग इनपुट सच एज वेजेज, रॉ मटेरियल, रेंट और यूटिलिटीज विच इज रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट का जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वह भी इजीली रखा जा सकता है। पहले से एग्रीमेंट होता है, उसी रेट पे इनको खरीदा और काम पे लगाया जाता है। जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है मालिक के स्वयं के साधनों की कॉस्ट। इस चीज को जरूर आप ध्यान रखें बच्चों। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू मीन बाई शॉर्ट रन टाइम पीरियड, यानी अल्पकाल से आप क्या समझते हो? अल्पकाल से क्या समझते हो? अब हमारे पास जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर कितने तरीके के होते हैं? 4। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो हमारे पास 4 फैक्टर है। तो हमारे पास जब शॉर्ट रन कौन से को किसको बोलते हैं? जब हमारे इनमें से कुछ फैक्टर तो क्या होंगे? फिक्स, और कुछ फैक्टर क्या होंगे? वेरिएबल। जब हमारे पास दोनों तरीके के फैक्टर होते हैं उस टाइम पीरियड को बच्चों हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन टाइम पीरियड। शॉर्ट रन टाइम पीरियड बोला जाता है। यानी कि शॉर्ट रन रेफर्स टू दी टाइम पीरियड इन विच एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, मीनिंग दैट द फर्म कैन नॉट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ दैट फैक्टर। यानी कोई ना कोई एक फैक्टर हमारे पास फिक्स रहेगा जिसकी क्वांटिटी में फर्म क्या नहीं कर सकती? चेंज नहीं कर सकती। और कुछ फैक्टर हमारे पास क्या रहेंगे? वेरिएबल, यानी परिवर्तनशील रहेंगे, उसको बोलते हैं शॉर्ट रन। और जब हमारे पास सारे ही फैक्टर क्या हो? परिवर्तनशील हो, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन, यानी दीर्घकाल। डिफाइन ओलिगोपोली, यानी अल्पाधिकार किसे बोलते हैं? अल्पाधिकार बाजार किसे बोलते हैं? देखो, जब बाजार में अनलिमिटेड सेलर और बायर हो, अनलिमिटेड हो, तब तो होता है परफेक्ट कंपटीशन। सिर्फ सिंगल हो यानी एक ही जना हो तब बोला जाएगा मोनोपोली। और जब थोड़े से हो, थोड़े से, तब बोला जाएगा ओलिगोपोली। और जब 2 सेलर हो तो बोला जाएगा ड्यूपोली, ड्यूओपोली। यानी ड्यूओपोली यानी 2 सेलर, एक सिंग मोनोपोली, थोड़े से हो ओलिगोपोली और खूब सारे हो परफेक्ट कंपटीशन। तो ओलिगोपोली क्या होगा? ओलिगोपोली इज ए मार्केट स्ट्रक्चर कैटेगराइज्ड बाय ए स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स दैट डोमिनेट द मार्केट। यानी कि फ्यू फर्म्स होती है, थोड़ी सी फर्म्स होती है जो कि पूरे मार्केट को क्या करती है? पूरे मार्केट को अपनी पकड़ में रखती है। ये फर्म या तो समान या विभेदित उत्पाद बेचती है, कीमतों का महत्वपूर्ण नियंत्रण रखती है, या तो वो एक जैसा सामान बेचती है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, यानी 19-20 का ही अंतर होता है, ज्यादा इसके प्रोडक्शन में अंतर नहीं होता, उसको बोलते हैं ओलिगोपोली। फिर है डिफाइन प्राइस लीडरशिप, मूल्य नेतृत्व है। मूल्य नेतृत्व किसे बोलते हैं? यानी कि जब कोई फर्म मार्केट में पुरानी फर्म होती है या प्रभावशाली फर्म होती है, उसने जो रेट डिसाइड कर ली, तो बाकी मार्केट की जो अदर फर्म है वो उसको क्या करने लगती है? फॉलो, कि उसने इतनी रेट डिसाइड करी है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं?
प्राइस लीडरशिप, यानी प्राइस लीडरशिप इज ए मार्केट स्ट्रेटेजी वेयर ए dominant firm is in an industry sets the prices for its product and other firms in the market follow by adjusting their prices accordingly। यानी एक फर्म ने अपनी प्राइस डिसाइड करी और बाकी फर्म उसका अनुसरण करने लगती है, यानी उसको फॉलो करने लगती है, उसको बोलते हैं प्राइस लीडरशिप। पढ़ते हैं आगे। डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी उत्पादन फलन क्या होता है। उत्पादन फलन क्या होता है, देखो अपने पास क्या है बच्चों, आउटपुट है। अपने पास क्या है, आउटपुट। तो आउटपुट किससे निकलेगा, जब हम क्या लगाएंगे, इनपुट। यानी कि इनपुट हम किसी प्रोडक्शन फंक्शन में लगाएंगे तो उससे हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट। तो जब हम इन दोनों में रिलेशनशिप मेंटेन कर देते हैं, एक फंक्शनल रिलेशनशिप की इतने इनपुट होंगे तो इतना आउटपुट आएगा, तो इस फंक्शनल रिलेशनशिप को हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड द रिजल्टिंग आउटपुट। यानी इनपुट और आउटपुट में क्या है ये रिलेशनशिप। इट शोज हाउ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट इनपुट अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। यानी कि कैसे इनपुट में चेंज होता है तो जिस उससे आउटपुट में चेंज होता है, ये हमें किससे पता चलता है, प्रोडक्शन फंक्शन से। ये आपके लिए यहीं तक इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यहीं तक ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक रिजल्टिंग आउटपुट तक। ज़्यादा लंबा आपको लिखना नहीं है। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हो, प्रोडक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनपुट्स। प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी इज द फंक्शंस ऑफ इनपुट्स। इस तरीके से इसको एक्सप्रेशन किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन में क्या करता हो, मदद करता हो, उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसमें क्या क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि भूमि, मजदूरी, पूंजी और उद्यमिता, जिसको साहसी बोलते हैं, साहसी। ये क्या होते हैं, चार फैक्टर होते हैं। बढ़ते हैं आगे। डिफाइन आइसोक्वांट कर्व, यानी समोत्पाद वक्र क्या होता है। जैसे आई डिफरेंस कर्व होता है वैसे समोत्पाद वक्र होता है। इधर हमने ले लिया कैपिटल, इधर ले लिया हमने लेबर। तो लेबर और कैपिटल के वो सारे कॉम्बिनेशन जिनसे इक्वल लेवल क्या होता हो, प्रोडक्शन होता हो। क्या होता हो, इक्वल लेवल प्रोडक्शन होता हो, ABC। तो इसको रिप्रेजेंट करने वाले कर्व को क्या बोलते हैं, आइसोक्वांट कर्व। यानी आइसोक्वांट कर्व इज ए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर्स दैट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन टू ए प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर को इक्वल लेवल प्रोडक्शन देने वाले अलग अलग फैक्टर्स को शो करने वाले कर्व को क्या बोलते हैं, आइसोक्वांट कर्व। इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न्स टू स्केल और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसे पैमाने के प्रतिफल और दीर्घकालीन उत्पादन फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। MRTS, इसका पूरा नाम जरूर ध्यान रखना, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, यानी तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। जैसे उदासीनता वक्रों में क्या होती है, MRS होती है, उसी हिसाब से इंडिफरेंस कर्व आइसोक्वांट में क्या होती है बच्चों, MRTS होती है। MRTS क्या होती है, जब आप लेबर की जगह आप कैपिटल को किससे रिप्लेस कर रहे हो, लेबर को कैपिटल से, तो जिस रेट पे रिप्लेस कर रहे हो दैट इज MRTS। यानी रेफर्स टू द रेट एट विच वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर व्हाइल कीपिंग द लेवल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट। यानी इससे आपका जो आउटपुट है वह चेंज नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, MRTS। और MRS क्या बोलते हैं, जिसमें आपकी सेटिस्फेक्शन क्या नहीं हो, चेंज नहीं हो, वो होती है आपकी MRS। एक्सपेंशन पाथ क्या होता है कि जो आपके आइसोक्वांट कर्व है, जहां जहां आपका इक्विलिब्रियम होगा, जहां जहां क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा फर्म का, उन सारे पॉइंट्स को एक लाइन से हम मिला देते हैं लोकस पॉइंट को, तो इससे हमारे पास जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन पाथ। यानी जब फर्म अपना विस्तार करेगी, अपने काम को बढ़ाएगी, तो कहाँ वह इक्विलिब्रियम में रहेगी, उन पॉइंट्स को जिस पाथ से बताया जाता है वह क्या बोला जाता है, एक्सपेंशन पाथ। हिंदी में इसको बोलते हैं विस्तार पथ। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगाओ बच्चों, ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। द स्केल लाइन भी बोलते हैं इसको, स्केल लाइन या एक्सपेंशन पाथ इज लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए प्रोड्यूसर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इज आउटले कीपिंग द प्राइसेज ऑफ इनपुट्स कांस्टेंट। यानी
जब वह अपना उत्पादन बढ़ाएगी तो कहाँ वह संतुलन में रहेगी, उन बिंदुओं का बिंदु पथ क्या बोला जाता है, विस्तार पथ बोला जाता है। बढ़ते हैं आगे। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली यानी विभेदपूर्ण एकाधिकार, विभेदपूर्ण एकाधिकार यानी आपने देखा होगा कई बार एक ही वस्तु होती है, लेकिन उस वस्तु को राम नाम के बंदे को 10 रुपए में बेचा गया, श्याम को 8 रुपए में बेचा गया और मोहन को 12 रुपए में बेचा गया। चीज तो एक ही थी, लेकिन 3 अलग अलग कस्टमर को अलग अलग भाव में दिया गया, यानी कि जिससे जितने पैसे मिले उससे उतना पैसा ले लिया, वस्तु एक ही थी। इसको कौन सी मोनोपोली बोला जाता है, विभेदपूर्ण मोनोपोली यानी डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली बोला जाता है। A discriminating monopoly refers to a market structure where a single firm has monopoly power and charges different prices for the same good or services to different consumers। यानी अलग अलग उपभोक्ताओं से एक ही वस्तु के अलग अलग भाव लेना या अलग अलग मूल्य लेना क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली कहा जाता है। बढ़ते हैं डिफाइन बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है, जब हमारा जो ये उतार चढ़ाव आते हैं बिजनेस में, कभी मंदी, कभी तेजी, कभी अच्छी स्थिति, कभी बूम वगैरह, इस उतार चढ़ाव को किस नाम से जानते हैं बच्चों, बिजनेस साइकिल के नाम से जानते हैं। ए बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द नेचुरल फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमी एक्टिविटी that occur over time, categorized by periods of expansion and contraction. It typically includes 4 phases, में typically 4 phases होते हैं। यानी इन उतार चढ़ाव को किस नाम से जाना जाता है, बिजनेस साइकिल के नाम से जाना जाता है। इसके कितने फेज होते हैं, 5 फेज होते हैं, कहीं 4 कहीं 5, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने इसको अलग अलग डिफाइन किया। बेसिकली हम 5 लेके चलते हैं। रिकवरी यानी रिकवरी को बोलते हैं सुधार, फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार, ये एक आदर्श स्थिति होती है, ध्यान रखना, आइडल सिचुएशन होती है। हर इकोनॉमी क्या हासिल करना चाहती है, फुल एम्प्लॉयमेंट हासिल करना चाहती है। बूम यानी समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी, रिसेशन यानी मंदी का आगमन, मंदी का आगमन, मंदी का आगमन, और डिप्रेशन मतलब मंदी। तो ये 5 होते हैं, यानी कि रिकवरी, फुल एम्प्लॉयमेंट, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, फुल एम्प्लॉयमेंट, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन। और ये हमारी जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की लाइन। तो ये 5 हमने फेज देखे हैं। बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता क्या होती है। यानी किसी फैक्ट्री में मान लेते हैं 10 मजदूर काम कर रहे हैं और 10 मजदूर काम करके कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 100 का प्रोडक्शन कर रहे हैं। 11वां मजदूर काम पे लगा और 11वां मजदूर काम पर लगने से प्रोडक्शन बढ़कर कितना हो गया, 112। तो जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज हुआ 12 का, ये उस 11वें मजदूर की क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी सीमांत उत्पादकता। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द एडिशनल आउटपुट और प्रोडक्ट दैट इज जनरेटेड बाय एडिंग 1 मोर यूनिट ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी एक स्पेशल फैक्टर को ऐड करने से जो टोटल आउटपुट में चेंज हुआ, उस चेंज को हम किस नाम से जानते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाओ। नेशनल इनकम क्या होती है, किसी एक देश की एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्त फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को, सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू का सम जो होता है, टोटल होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। यानी कि नेशनल इनकम रेफर्स टू द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, ऑफ ऑल की बजाय यहाँ पे ऑफ फाइनल लिखो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो कि यूजुअली 1 साल होता है। यानी 1 साल के दौरान एक देश में उत्पन्न होने वाले समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग क्या होता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। बढ़ते हैं जीडीपी, इसका पूरा नाम जरूर याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि किसी देश की बाउंड्री में पैदा होने वाले अंतिम वस्तु और सेवाओं का
जो योग होता है, मॉनेटरी जो योग होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे क्या बोलते हैं, जीडीपी। यानी जो नेशनल इनकम जैसी जो डेफिनेशन है वो जीडीपी की डेफिनेशन है। यानी एक देश की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, टेरिटरी में होना चाहिए, फिर वो चाहे किसी ने भी किया हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे वो अमेरिकन कर रहा हो, इंडियन कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो, अगर इंडिया में हो रहा है तो इंडिया की जीडीपी में शामिल किया जाता है। फिर इसमें आगे एडजस्टमेंट होते रहते हैं। बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के मेजर्स के मेथड, मेजर्स ऑफ यानी मेथड्स ऑफ मेजर्स, यहाँ पे ऐसा लिखना था, मेथड्स ऑफ मेजर्स यानी राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां कौन कौन सी है। विधियां 3 है। प्रोडक्शन मेथड यानी उत्पादन विधि, इनकम मेथड यानी आय विधि, और एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि। तो 3 विधि है यहाँ पे। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी आप जरूर तैयार रखें कि कौन कौन से वो मेथड हैं जिनसे हम राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं। फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी आर्थिक कल्याण से आप क्या समझते हो। आर्थिक कल्याण से तात्पर्य व्यक्ति या समाज के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता से है, जिसे आय, रोजगार, धन, वस्तु और सेवाओं तक पहुंच जैसे कारकों द्वारा मापा जाता है। यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो उसके जो मेजर्स होते हैं कि वहाँ के लोगों की इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, उनके पास वेल्थ क्या है, और एक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और वह सर्विस और गुड्स तक किस तरीके से पहुंच पा रहे हैं, वो अगर सारे फैक्टर अच्छे हैं यानी सही कंडीशन में है तो हम कहेंगे इकोनॉमिक वेलफेयर है। और अगर उनकी कंडीशन खराब है, बेरोजगारी ज़्यादा है, लोगों गरीबी ज़्यादा है, तो हम कहेंगे इकोनॉमिक वेलफेयर ठीक नहीं है। तो इट रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी टू प्रोवाइड फॉर द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द इट्स पॉपुलेशन, यानी यह किसी अर्थव्यवस्था की अपनी आबादी की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने की क्षमताओं को दर्शाता है। यानी कि ये जो मेजर्स होते हैं इनको इसीलिए सरकार क्या करती है, मेजर आउट करती है। इनसे पता चलता है कि हम वेलफेयर की तरफ हैं या अभी हमें जरूरत है। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बिल्कुल हाँ, आप इस क्लास के अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हो। हमने कई सारे तकरीबन 40+ क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं बच्चों, 40+ क्वेश्चन देखे हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इससे आपको ए सेक्शन में और बी सेक्शन में कई सारे क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे। जब पेपर आपके सामने आएगा तो इस क्लास को आप बहुत याद करोगे कि उस क्लास को हम अगर अच्छे से एक बार और देख लेते तो हमारे बहुत फायदा होगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस क्लास को आप जब तक एग्जाम हो रही है, आपके पास जो 3 या 2 दिन बचे हैं, 2 या 3 दिन में कम से कम आप 3 से 4 बार इस क्लास को अगर आप रिपीट कर लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस क्लास से मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक जहां से बड़ा क्वेश्चन यानी सी सेक्शन में बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ये जो आपके सामने मैं 7 टॉपिक लेके आया हूँ। एक तो पहला बिजनेस इकोनॉमिक्स, मीनिंग, फीचर्स, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी है आपका कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है, इसका अर्थ बताओ, इसकी विशेषता क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इस टॉपिक को आप तैयार करो। लॉ ऑफ यूटिलिटी से डीएमयू यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको तैयार करो। मांग का नियम तैयार करो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इसको आप तैयार करो। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। मोनोपोली मार्केट यानी एकाधिकार बाजार। और नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। ये वो टॉपिक है जहां से आपको सी सेक्शन में और बी सेक्शन में एज वेल एज बी एंड सी दोनों सेक्शन में आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी रही है। और मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों एग्जाम देकर आने के बाद इस क्लास पर, इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर, यहाँ से हमें बहुत सारी क्या मिली है, हेल्प मिली है और इस तरीके की क्लासेस की हमें बहुत ज़्यादा नीड है। करियर सारथी कोचिंग इस बात के लिए डेडिकेटेड है कि आपकी हर तरीके की एग्जाम में आपके करियर का सारथी बनकर आपके साथ आपके हर सफर में हम सफर बनकर खड़ा रहे। आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, इस चैनल की आज की जो क्लास है इसकी PDF हम टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी इसका कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आपने यहाँ तक वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
क्लास बहुत लंबी हो चुकी है बच्चों, नो डाउट, बट ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। इसी उम्मीद में आपको मैं दोबारा ऑल द बेस्ट बोलता हूँ एग्जाम के लिए, कि आप बहुत अच्छे से अपनी एग्जाम दें, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर लिख के आए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।